डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, नाइन्थ क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 3। आज हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में 4 नंबर का पूछा जाता है। 4 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसकी डेरिवेशन भी करेंगे और इसको आसान लैंग्वेज के अंदर एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूँगा। चले देख लेते हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन पहले लिखी हुई है। इफ अ नेट फोर्स एक्टिंग अपॉन इट, तो कोई भी नेट फोर्स जो है वो अप्लाई हो रही है। इट एक्सलेट अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, कि अगर कोई भी फॉर एग्जांपल कोई भी गाड़ी है, वो गाड़ी फॉर एग्जांपल यहाँ पे खड़ी हुई है, ठीक है, ये मैंने गाड़ी बना दी। हम इसको पुश करते हैं गाड़ी, गाड़ी जो है वो हम इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो गाड़ी जो है वो इसी डायरेक्शन में क्या करेगी, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट का क्या मतलब है, मूव करना, यानी वेलोसिटी में इसकी तब्दीली आएगी। वो पहले रेस्ट पे है तो वो कुछ मूव करेगी। कौन सी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगी है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लगी है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। एक्सेलरेट भी वो गाड़ी इसी डायरेक्शन में करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि हम उसको फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करें और वो गाड़ी जो है वो उसकी अपोजिट साइड में चल पड़े। तो जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। एक्सेलरेशन से मुराद है कि उसमें वेलोसिटी में तब्दीली आएगी। जहाँ पहले उसकी वेलोसिटी 0 थी, फिर वो कुछ ना कुछ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से उसने मूव कर दिया, यानी एक्सेलरेट हुई है, यानी वो मूव किया है। तो आगे इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहली तो ये बात है कि जिस डायरेक्शन में वो फोर्स लगेगी उसी डायरेक्शन में जो बॉडी है वो मूव करेगी। दूसरा मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं कि हम इसकी डायरेक्शन स्टडी नहीं कर रहे। मैग्नीट्यूड आपको, आप लोगों को पता है कि फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे हम जस्ट क्या कर रहे हैं, उसकी एक्सेलरेशन स्टडी कर रहे हैं। एक्सेलरेशन से क्या मुराद है, हम इसका सिर्फ हम यहाँ पे हम इसकी मैग्नीट्यूड, कि हम यहाँ पे इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड स्टडी कर रहे हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलेरेशन, कि हम एक्सेलेरेशन के क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड स्टडी कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को नहीं देख रहे। इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। जितनी ज़्यादा डायरेक्शन हो, जितना ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक आदमी जो है वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है तो वो जो गाड़ी है वो कम मूव करेगी। अगर 20 मैन्स मिल के आपस में फोर्स लगाएंगे तो वो एक्सेलरेट ज़्यादा करेगी। जहाँ पे 5 मीटर पर सेकंड है तो हो सकता है वो फिर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव करना शुरू कर दे। कि अगर 20 आदमी होंगे तो वो ज़्यादा मूव करेगी, अगर एक आदमी होगा तो वो कम मूव करेगी। यानी एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स होगी उतना ज़्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। दूसरा, एक्सेलरेशन इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मैस। जितना ज़्यादा मैस होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन ज़्यादा, जितना ज़्यादा मैस होगा उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल एक साइड पे है बड़ा ट्रक या बड़ी गाड़ी है एसी ट्रैवल, दूसरी साइड पे है मेहरान छोटी सी, ठीक है। मेहरान को तो जो 3 बंदे हैं वो भी आराम से उसको स्पीड के साथ मूव करवा लेंगे। लेकिन उस बड़ी गाड़ी को मूव करवाने के लिए हमें 10 से 15 आदमियों की ज़रूरत पड़ती है, फिर वो मूव करती है। तो जो जितना ज़्यादा मैस होगा उतना कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। गाड़ी का मैस ज़्यादा है, ठीक है, वो अगर 3 आदमी इधर ही हैं, 3 आदमी इधर है, ठीक है। 3 आदमी, अगर गाड़ी का मैस ज़्यादा है वो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा। अगर इसका मैस ज़्यादा है, ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये 500 केजी है, तो ये कम मूव करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेहरान गाड़ी है, इसका अगर अगर वेट हम
फॉर एग्जांपल मान लें कि 100 केजी है, तो इसकी जो एक्सेलेरेशन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। मतलब गाड़ी का मास ज़्यादा, उसका एक्सेलेरेशन कम। गाड़ी का मास कम, उसका एक्सेलेरेशन ज़्यादा। ये इनवर्स रिलेशन होता है। अगर हम इनको आपस में कंबाइन कर लें तो क्या होगा? एक्सेलेरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। और आप लोगों को पता है कि ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो क्या लगाते हैं? कांस्टेंट। और कांस्टेंट के साथ हमेशा एक इक्वल का साइन लगाते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो इक्वल आता है और उसके साथ एक कांस्टेंट भी आता है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है 1 F/m। ठीक है, जहाँ पे कांस्टेंट है हमारे पास 1, कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे है 1। तो फार्मूला क्या बन गया? E = F/m। तो यहाँ पे मास जो है वो डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। F = mv। इसको बोलते हैं न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। यही सारे का सारा एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास ऑफ द बॉडी। कि जो फोर्स है, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाएंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा? एक्सेलरेशन भी होगा। और जो एक्सेलेरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स। जितनी ज़्यादा फोर्स अप्लाई होगी उतना ज़्यादा एक्सेलरेट करेगा, उतना ज़्यादा वो मूव करेगा। जितना ज़्यादा मास होगा उतना वो कम मूव करेगा। ये सारी की सारी डेरिवेशन आगे लिखी हुई है। आगे आ जाएं। अकॉर्डिंग टू एसआई यूनिट। एसआई यूनिट इसका होता है फोर्स का। फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो होता है न्यूटन। फोर्स का जो एसआई यूनिट है वो क्या है? न्यूटन। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जो न्यूटन का जो एसआई यूनिट है वो है फोर्स। और इसका जो ड्राइव यूनिट क्या है? ड्राइव यूनिट हम इस फार्मूले से निकालते हैं। F = ma। ठीक है, न्यूटन का यूनिट क्या हो गया? फोर्स का यूनिट हो गया न्यूट। ठीक है। और ये हम इसका ड्राइव यूनिट निकालने लगे हैं। ये है मैस। मैस का यूनिट क्या होता है? मैस हमेशा मेजर होता है केजी में। और एक्सेलरेशन किस में होता है? हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आ जाएगा, सॉरी इसको आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन जो है। तो ये टोटल आ जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन का जो टोटल यूनिट है वो आ गया कि वो जो 1 न्यूटन है वो किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये दोनों यूनिट पूछे जा सकते हैं ऐसे एमसीक्यूज़ के अंदर। ये भी एमसीक्यूज़ है कि न्यूटन का जो फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन भी पूछ सकता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी पूछ सकता है। और ये दोनों भी हैं, दोनों भी पूछ सकता है। ठीक है। तो इसको हम इसके यूनिट जो न्यूटन है उसको डिफाइन करेंगे। ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़ 1 न्यूटन। वो तो 1 न्यूटन की जो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, तो 1 न्यूटन की डेफिनेशन क्या होगी? हम इसकी जो डेफिनेशन है वो फार्मूले से करते हैं। F = ma। सब के साथ 1 1 लगा दें। फोर्स का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन। तो ये आ गया 1 न्यूटन। इसी को ही हमने ड्राइव करना है। और मैथ्स का यूनिट क्या हो गया? केजी। इसके साथ भी 1 लगा दें। मैथ्स कितना होना चाहिए? केजी। और उसका एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होना चाहिए? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसके होना चाहिए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जब 1 न्यूटन फोर्स तब होगी जब कोई भी बॉडी है उसका मास कितना होगा? 1 केजी। किसी भी बॉडी का मास 1 केजी होगा और उसके अंदर एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो उस वक्त उसके ऊपर फोर्स हम कहते हैं कि 1 न्यूटन अप्लाई होती है। तो 1 न्यूटन इज अ फोर्स, वो फोर्स होगी विच प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ। एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस करेगी? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे हमने एक जगह पे इसका यूनिट लिखा था 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और बॉडी का जो मास है वो कितना होना चाहिए? 1 केजी। तो ये था न्यूटन सेकंड लॉ। ये 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। जितना मैंने हाईलाइट किया हुआ है इतना ही आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और ये छोटा सा लॉन्ग क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसकी डेरिवेशन सारी करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसका जो अगला टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ द वेलोसिटी एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ
क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।